और इंग्लैंड के अंदर 1857 की वॉर मेमोरीज को वो कमोमरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर बैठ करके आप इंग्लिश गवर्नमेंट को एम्बैरस कर रहे हैं। एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम के बुक को आपने पब्लिश किया उसी दिन। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अर्ज किया सारे लोगों को टू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन ब्रिटिश कंपनीज। तो अब इसमें रावी नदी के किनारे भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया था 26 जनवरी को और डिक्लेयर किया था कि वी वांट पूर्ण स्वराज। तो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। बट आज आपका यह भ्रम टूटेगा। उसका नाम ही था बॉम्ब मैनुअल। ऑब्वियसली वो बॉम्ब बनाने का उसमें पूरा प्रोसीजर एंड प्रोसेस लिखा हुआ था और ये मैनुअल पता चल गया था ब्रिटिश को कि सारे रिवॉल्यूशनरीज इस पे अपना नजर बनाए हुए हैं। इनफैक्ट तो ये सब जो बारीक कहानियां हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ना इस पर कभी ध्यान दिया या फिर यूं बोलने की ना हमें पढ़ाया गया। पर आज इस सीरीज के थ्रू मेरा मकसद इतना ही है कि हम अपने सारे दर्शकों के पास ऐसे हिम्मत देने वाली, प्रेरणा देने वाली कहानियां पहुंचा सकें। बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। देखिए 1857 का जो रिवोल्ट था, हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि ब्रिटिश हमेशा इसको डाउन प्ले करके दिखाते थे। उसको बताते थे कि यार ये तो छोटा मोटा सिपाही अपराइजिंग था और इतने माइटी ब्रिटिश के सामने ये बेचारे कहां से टिक पाते। तो यूं एक दिन के अंदर इन लोगों को खत्म कर दिया हमने। और इस डे को, जो कि 1 मई को पड़ता है, उसको ये लोग सेलिब्रेट करते थे एज अ विक्ट्री डे। सावरकर जी ने उसी दिन को चूज किया टू सेलिब्रेट एज अ विक्ट्री डे बट फॉर इंडियंस। उन्होंने इस सिपाही म्यूटनी, सो कॉल्ड सिपाही म्यूटनी को का स्टेटस जो है वो बढ़ा करके इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टेटस उसको दिया और बहुत झांकी, जलसा ये सब ऑर्गेनाइज करवाया इंग्लैंड में रहते हुए। अब ये देख करके बहुत लाजमी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत चिढ़ बढ़ा, बहुत वाइड स्केल एम्बैरसमेंट हुआ इसके वजह से, क्योंकि प्रेस कवरेज हुआ और इंग्लैंड में जो भी चीज़ प्रेस कवरेज हो रहा है यानी कि उसको पूरा यूरोप, अमेरिका सब कोई देख रहा है। तो इसके वजह से बहुत सारी गिरफ्तारियां भी स्टार्ट हुई। जो इंग्लिश या फिर जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे जो कि इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करते थे, फॉर एग्जांपल द ग्लोब, उन्होंने यहां तक डिमांड कर दिया कि इन लोगों को तो डेथ पेनल्टी दे देना चाहिए या फिर इन स्टूडेंट्स को यहां से डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट कम और एक्टिविस्ट ज्यादा हैं। वहीं पर जो इंडियन प्रेस चला रहे थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में रह रहे थे और सोशियोलॉजिस्ट करके एक साप्ताहिक चलाते थे, उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया और वहां पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट कि भाई 1857 के याद में अगर कुछ झांकी और जलसा निकाला है तो उसको लेकर के आप इन्हें जेल कर रहे हो, आप इन्हें डिपोर्ट कर रहे हो, तो ये कैसा तरीका हुआ। और उन्होंने तो एक इकोनॉमिक आर्टिकल भी लिख दिया सोशियोलॉजिस्ट के अंदर, रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल इन यूरोप एंड अमेरिका टू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन इंडिया। स्टॉक मार्केट्स उस समय डेवलप हो गए थे ब्रिटेन में और ब्रिटेन में की जो कंपनीज जो इंडिया में ट्रेडिंग करती थी वो वहां पर अपना स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते थे। एंड जस्ट लाइक आज के समय में जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अर्ज किया सारे लोगों को टू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन ब्रिटिश कंपनीज। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से वहां पे वॉर चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल बैटल जो चल रहा है वो यूरोप के अंदर चल रहा है। इंडिया यूरोप का कॉलोनी है, तो जनरली इंडियंस पैसिफिस्ट अप्रोच यूज करते थे, जो कांग्रेसमैन थे वो पैसिफिस्ट अप्रोच यूज करते थे। और यहाँ पे कुछ बंच ऑफ इंडियंस हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूरोप में रह करके यूरोपियंस के बैंड बजा रहे हैं। तो दैट गोज ऑन टू शो कि क्या कैलिबर था, क्या मोटिवेशन था, क्या स्पिरिट था इन लोग का, क्या जज्बा के साथ ये लोग वहां पे लड़ाई कर रहे थे। अब सवाल ये आता है कि यार इन्होंने यूरोप को क्यों चूज किया एज अ बैटल ग्राउंड, क्योंकि अगर हम लॉजिकल थिंकिंग लगाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि यूरोप तो इंपीरियलिज्म का गढ़ है। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, बेल्जियम हो गया, जितने भी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के अपने अपने कॉलोनीज हैं। तो फिर हम वहां बैठ करके कैसे बातें कर सकते हैं एंटी इंपीरियलिज्म का। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यूरोप में जिस समय इंपीरियलिज्म राइज कर रहा था उसी समय सोशलिज्म भी राइज कर रहा था और जो कुछ सोशलिस्ट नेता थे वहां पे वो काफी सपोर्ट करते थे, सिंपैथेटिक थे टुवर्ड्स ऑल द कॉलोनीज। तो आप कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा ज्यादा लिबरल था, पर इसको अदरवाइज मत लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा लिबरल था यूरोप और वो बिल्कुल ही मतलब फ्री स्पीच का सपोर्टर हो गया था और आप इंग्लैंड में जाकर, यूरोप में जाके कुछ भी बोल दीजिए, क्रिटिसाइज कर दीजिए तो आपका माफी था। उनका लिबरलिज्म का लेवल उतना ही था जितना लेवल आपके सब्जी में नमक और जितना लेवल मांग में सिंदूर का होता है। एक चुटकी। दूसरा फैक्टर जो था जिसके वजह से लोग यूरोप जाते थे वो था नेटवर्किंग के लिए। तो यूरोप के अंदर रशियन रिवॉल्यूशनरीज, आयरिश रिवॉल्यूशनरीज और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थिंकर्स बैठे होते थे जिनके साथ मिल करके लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता था। एक रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट होती है, उसका भी एक एक्सचेंज होता था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। अब आप सोचिए कि आपको अगर आईआईटी की तैयारी करनी होती है तो आप कोटा ही क्यों जाते हैं?
आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी होती है तो आप दिल्ली क्यों जाते हैं? दिल्ली में ऐसा क्या है? आजकल तो इंटरनेट का जमाना, तो आप घर पे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। पर एक फैक्टर जो होता है इन सब जगह का कि आपको एक नेटवर्क मिलता है लाइक माइंडेड लोगों का। मैं ना एक बार लंच से पहले और डिनर के बाद अपनी पीरियोडिक टेबल रिवाइज करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और वहां पर आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका थोड़ा सा और उन्नत होता है, थोड़ा सा और विकसित होता है, खुलता है। तो उसकी वजह से लोग, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज यूरोप जाते थे और यूरोप को अपना गढ़ बनाते थे। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था वो था अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यूरोप के अंदर बॉम्ब बनाने का जो नॉलेज था वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजीली अवेलेबल था कंपेयर टू इंडिया। वहां पर एक मैनुअल था जो कि इसका नाम ही था बॉम्ब मैनुअल। ऑब्वियसली वो बॉम्ब बनाने का उसमें पूरा प्रोसीजर एंड प्रोसेस लिखा हुआ था। और ये मैनुअल पता चल गया था ब्रिटिश को कि सारे रिवॉल्यूशनरीज इस पे अपना नजर बनाए हुए हैं। इनफैक्ट उस पर ऑब्वियसली बैन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के थ्रू उसको अवेलेबल करवाया जा सकता था। तो ये सब रीजंस थे कि भाई यूरोप बिकेम अ गढ़, जहां पर जाकर के रिवॉल्यूशनरीज अपना अड्डा बनाते थे और वहां पर जाकर के अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते थे। 1907 के अंदर यूरोप के जर्मनी के अंदर इंडियन सोशलिस्ट कांग्रेस करके एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। यूरोप के बहुत सारे जो सोशलिस्ट नेता थे, अमेरिका से जो नेता वेता थे वो सब आए थे, जो प्रेस थी पूरी वहां पे मौजूद थी। और वहां जो सोशलिस्ट नेता थे उन्होंने इनविटेशन भेज दिया सावरकर, बीकाजी कामा और इस तरीके के फ्रीडम फाइटर्स को भी कि आप भी आइए, अपने बात को इस इंटरनेशनल मंच पे रखिए। इसके वजह से भी बहुत बवाल हुआ, क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को इन रिवॉल्यूशनरीज को प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपने सेंटिमेंट, अपने वॉइस, अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस लोगों तक पहुंचा सके। प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, रैमजे मैकडोनल्ड्स, उनको इनविटेशन भेजा गया था यहाँ आने के लिए, तो उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया 1905 में क्या डिमांड कर रहा था, तो इंडिया तो उस समय डोमिनियन स्टेटस भी नहीं डिमांड कर पा रहा था ठीक से। बाय इंडिया आई मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनफैक्ट जो पूर्ण स्वराज है, जैसा कि हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, अपने स्कूल्स में, वो हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 1930s में रावी नदी के किनारे भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया था 26 जनवरी को, और डिक्लेयर किया था कि वी वांट पूर्ण स्वराज। तो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग। ऑल इन ऑल कांग्रेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट आज आपका यह भ्रम टूटेगा, क्योंकि 1907 में ये जो जर्मनी के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहां पर भिकाजी कामा पहुंचती हैं और वो बहुत सीक्रेटली अपने गाउन में भारत का झंडा छुपा करके ले आते हैं। भारत का झंडा मतलब उस समय उन्होंने डिजाइन किया था वो ग्रीन, सैफरन और रेड कलर का हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थे, तो ट्राई कलर था। पूरा इंटरनेशनल मीडिया है, सारे अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स बैठे हुए हैं। उन्होंने झंडा निकाला और जोर जोर से वंदे मातरम का हुंकार भरा, डिमांड कर दिया कि वी वांट इंडिया टू बी फ्री, वी डिमांड टोटल फ्रीडम। इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े होकर के एक वुमेन जो कि डाइवोर्स्ड है, जो कि एक सोशल टैबू है इंडिया में उस समय, बिल्कुल अकेली हैं। सिर्फ एक लक्ष्य है उनके दिमाग में कि भारत को आज़ादी दिलानी है। और वहां पर वो ब्रेव लेडी खड़ी होकर के झंडा फहरा देती हैं और वंदे मातरम गाती हैं और बोलती हैं कि वी डिमांड कंप्लीट फ्रीडम ऑफ इंडिया। और हमसे जब पूछा जाता है कि भाई सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया, तो हम लोग बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू से। उस समय के जो ब्रिटिश सोशलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने भिकाजी कामा को टाइटल दिया था कि जॉन ऑफ आर्क ऑफ इंडिया। ऐसा कृत्य करने के बाद जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे, उनका नाम, उनका ओहदा जो यूरोपियन रिवॉल्यूशनरी सर्किल था उसमें और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि विनायक का भी नाम इसमें बढ़ा, और आगे चल के विनायक ने बहुत सारी मीटिंग्स भी की। किनके साथ मीटिंग्स की, तो सबसे पहले ये मिले लेनिन के साथ। लेनिन वही है जिन्होंने बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की नींव डाली थी रशिया में। इसके बाद मिलते हैं ये मुस्तफा कमाल पाशा से। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ने ओटोमन एम्पायर को हरा दिया था। ओटोमन एम्पायर के हार जाने के बाद से टर्की के अंदर टर्की का पूरा डिसमेंबरमेंट हुआ, और जो टर्की आज हम देखते हैं उसके पहले प्रेसिडेंट बने थे मुस्तफा कमाल पाशा, और एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ था टर्की के अंदर। यहाँ पर वो मिलते हैं इजिप्शियन रिवॉल्यूशनरीज से, जो कि प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से सुएज कनाल का कंट्रोल हम लोग फ्रांस और ब्रिटेन से छुड़ा करके खुद पे ले सकें। क्योंकि अगर आप सुएज कनाल को मैप पे देखिएगा, वो मेडिटेरेनियन को रेड सी से कनेक्ट करता है। मतलब यूरोप से लेकर के इंडिया तक का जो ट्रेड होता है वो सारा ट्रेड सुएज से पास करता है, और सुएज इजिप्ट के अंदर है। और अनफॉर्चुनेट है कि इजिप्शियंस को इससे एक पैसे का फायदा नहीं हो रहा है। आगे जाकर के जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट बनते हैं नासिर, उन्होंने अपने कू करके
इस कनाल को फ्री कराया था फ्रांस और ब्रिटेन के क्लचेस से, और आज ये कनाल पूरी तरीके से इजिप्ट के कंट्रोल में है। और आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड का 1/3 इसी कनाल से पास करता है, तो ये कनाल इजिप्ट की इकोनॉमी को कितना बूस्ट कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1910 के अराउंड जब ये सब मीटिंग्स और डिस्कशंस हो रहे होंगे, तो उस समय कोई भी इन लोगों को सीरियसली नहीं लेता था, लेनिन को या फिर इजिप्शियन रिवॉल्यूशनरीज को या फिर कमाल पाशा को। बट इवेंचुअली ये सारे लोग आगे जाकर के अपने पॉलिटिकल गोल को मीट करते हैं और अपने अपने कंट्रीज में हीरो माने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए कि सावरकर जी जो हैं, आज़ादी के 75 साल बाद भी उनको हीरो तो छोड़ दीजिए, उनको डीमन बना करके हमें परोसा जाता है। हर कंट्री, हर नेशनैलिटी को पता है कि उनके हीरो कौन है, उनके विलन्स कौन। बट इंडिया में मतलब हम लोग इस तरीके के आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लीडर्स कौन कौन थे, हमें किनको इज्जत देना चाहिए, उन्होंने क्या क्या काम किया था। आंख बंद करके जो हमें पढ़ा दिया जाता है अपने स्कूल की किताबों में, भाई हिस्ट्री पढ़ लिया, मार्क्स ले आए, अब आगे बढ़ो, इस एटीट्यूड के साथ हम लोग अपने इतिहास को देखते हैं। तो हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि यूरोप के अंदर बॉम्ब मैनुअल जो है वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के थ्रू सर्कुलेट हो रहा था, और बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज उसको ट्रांसलेट करा के अपने अपने कंट्रीज भेज रहे थे। तो विनायक ने अपने 2 डेलीगेट्स को, सेनापति बापट और हेमचंद्र को, बोला कि आप पेरिस जाइए। और तो वहां पर बहुत मशक्कत करके जब इन लोग पहुंचते हैं और पता लगाते हैं, तो उन लोग को रशियन रिवॉल्यूशनरी एक मिलते हैं जिनका नाम था निकोलस सैन-फ्रांस्की। और निकोलस हेमचंद्र को और बापट को बॉम्ब मैनुअल प्रोवाइड कराते हैं। ये बॉम्ब मैनुअल इंटरेस्टिंगली दोस्तों उन्होंने रशियन लैंग्वेज में दिया था, तो बाद में फिर इनको बैठ करके पूरा उसको ट्रांसलेट करना पड़ा हिंदी में। फ्रूट का जो कार्टन होता है, जो लकड़ी का होता है, उसके नीचे फॉल्स बॉटम बना करके उसके अंदर डाल करके किसी तरह इन्होंने उस बॉम्ब मैनुअल को स्मगल कराया इंडिया में। ये बॉम्ब मैनुअल फिर पहुंचता है भारत के अलग अलग शहरों में, जिसमें से एक शहर था कोलकाता। और वहां पर आपने जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस और मानिकतला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके मास्टरमाइंड अरबिंदो घोष को बताया जाता है, वहां पर यही बॉम्ब मैनुअल मिलता है। और इसी बॉम्ब मैनुअल को पढ़ के वो लोग बॉम्ब बनाते हैं और वहां पे अटैक करते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार के अंदर प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि ये 18 साल के युवक उस समय के जो जज थे लॉर्ड किंग्सफोर्ड, उसके ऊपर अटैक करते हैं यूजिंग बॉम्ब्स। और अगेन ये बॉम्ब कहां से बनता है, किस मैनुअल को पढ़ के बनता है? वो सेम बॉम्ब मैनुअल जो कि यूरोप के अंदर हेमचंद्र, बापट, सावरकर इत्यादि ने मिल करके प्लान करके स्मगल करवाया था इंडिया में। तो जब लोग ये बोलते हैं ना कि यार सावरकर तो कहीं पे इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने किसी को गोली नहीं मारा, किसी पे बॉम्ब नहीं फेंका, ही वॉज अ स्ट्रेटेजिस्ट, ही वॉज अ लॉन्ग टर्म थिंकर। वो अपने जैसे 1000 लोगों की सेना खड़ा करने का काबिलियत रखने वाले इंसान थे। अब आप सोचिए कि भारत के अंदर अगर बॉम्ब मैनुअल पहुंचता ही नहीं तो ये अपराइजिंग होता कहां से? आपने, मुझे नहीं पता आप लोगों से कितने वो फिल्म देखी है सरदार भगत सिंह की, जहां पर अजय देवगन रोल प्ले कर रहे हैं सरदार भगत सिंह का। उस फिल्म का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। भगत सिंह अपने कलीग को बोलते हैं कि भाई हमें बॉम्ब बनाना नहीं आता, तो तुम हमारे हेल्प करो ना, बिकॉज तुम केमिस्ट हो, तुम ये बुक पढ़ करके बॉम्ब बनाना सीख सकते हो। मैं हिंसा को नहीं मानता। नो वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस? क्या है हिंसा? बताइए जतिंदा। आप जो करने जा रहे हैं उसे मैं हिंसा नहीं कहूंगा जतिंदा, उसे मैं आत्मरक्षा कहूंगा। बोलो, कहां चल के मरना है तुम लोगों के साथ? और उसके बाद एक और सीन आता है जहां पर कोर्ट के अंदर जब पूरा ट्रायल चल रहा होता है, तो एक न्यूज़पेपर वाला उनसे पूछता है कि आपने बॉम्ब बनाना कहां से सीखा, आप मेरे को बता सकते हैं क्या? तो वो फिर पूरा बताता है और फिर हंस के बोलता है कि आज तक ये बॉम्ब बनाने का प्रोसेस बस हमें ही पता था, पर अब तो ये न्यूज में छप गया है, तो अब ये बच्चे को पता हो। बनाने में मेन 9टा जिनिस का दरकार पड़ता है। गन कॉटन, गॉज वायर, एमोनियम मोनेट, सल्फर, रेड फास्फोरस, रेड सल्फाइड के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था, कल अखबार के जरिए हमारे देश का बच्चा सीख लेगा। थैंक यू मिस्टर खान। होगा तो आप समझिए कि कितना प्रॉब्लमेटिक था। ऐसा नहीं था कि बॉम्ब बनाना सबको आता था और बहुत इजीली ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का नजर था स्पेशली इस बुक के ऊपर कि किसी तरह ये क्रांतिकारियों तक नहीं पहुंच जाए। तो ऐसे में वो बुक को स्मगल करके यूरोप से इंडिया में लाना, इसके जो मास्टरमाइंड थे, जो सावरकर बने, आप उनके कंट्रीब्यूशन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये मूलभूत प्रश्न है। ये सब गतिविधियां भारत में बहुत होने लगी, हर जगह पे
18-19 साल के रिवॉल्यूशनरी आते थे, बॉम्ब फोड़ते थे, अटैक्स करते थे, तो इंडिया के अंदर जो मॉडरेट कांग्रेस का विंग था वो बड़ा कंडेम करता था इसको। वो बोलता था कि यार आर्म्ड अपराइजिंग क्यों चाहिए हमें, वी कैन हैव, और कुछ निगोशिएशन तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उसी के प्रोसेस में हैं, इज दिस अ सिविलाइज्ड वे ऑफ बिहेविंग। तो इस पे सावरकर का सिर्फ इतना कहना था, यार सिविलाइज्ड वे ऑफ बिहेवियर आप उसके साथ कर सकते हैं जो कि खुद सिविलाइज्ड, जो इतना अनसिविलाइज्ड है, जो आपके लोगों को मार दे रहा है, जो कि प्लेग आया था तो उसमें कितना बर्बरता के साथ व्यवहार किया था आप लोगों के साथ, कितने बर्बरता के साथ आप लोगों को जेल में ठोस देता है बिना ट्रायल, बिना ट्रिब्यूलेशंस के। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इन लोगों से सारा पिटिशन करके इनका आप दिल जीत पाएंगे? तो बहुत क्लियर थिंकिंग था उनका कि ही वैल्यूड ह्यूमन लाइफ, बट कभी कभी शस्त्र उठाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप हर जगह सिर्फ बातचीत से काम नहीं बन सकता है। इतनी सारी गतिविधियों को देख करके भारत के अंदर 1907 में CID का फॉर्मेशन कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। CID का काम क्या था कि वो सर्वेलेंस करते थे, वो स्पाइंग करती थी कि कहीं से भी अगर कुछ अंदेशा आ रहा है कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो बिना ट्रायल के वो लोगों को अरेस्ट कर लेगी और उनसे फिर पूछताछ करेगी एक्सेट्रा। स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये लोग इतने बड़े बेवकूफ थे कि इंग्लैंड में इंडिया हाउस के अंदर इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही खड़ा कर दिया कि ये लड़कों पे स्पाइंग करो। यार उनके खड़े होने के स्टाइल से ही, चाल ढाल से ही पता चल जा रहा था लोगों को कि यार ये स्पाई है। तो मामला कुछ जमा नहीं। तो उसके बाद फिर ब्रिटिश ने थोड़ा टैक्टिक चेंज किया और क्या किया कि कुछ हिंदुस्तानी लड़के जो थोड़े गरीब थे, जिनको पैसे वैसे की जरूरत थी, उनको पकड़ा और उनको बोला कि भाई तुम हमारे लिए स्पाइंग करो। इस तरीके से इंडिया हाउस के अंदर बहुत सारे स्पाइस को उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। इन्हीं में से एक स्पाई था किरितकर। किरितकर जो था वो इंडिया हाउस पहुंचा और बहुत लाउजी सा बंदा था, मतलब सुबह में बहुत देर से उठता था। उसने जो कॉलेज में एडमिशन लिया था या फिर ब्रिटिश ने उसको जो एडमिशन दिलवा दिया था, तो आधे समय वो क्लास बंक किया करता था। इंडिया हाउस के अंदर जो मेड आती है उसी के साथ अफेयर कर रहा है। अब सैटरडे को उसको ले जाकर के फिल्म दिखा रहा है। लेकिन इंडिया हाउस की जो भी सीक्रेट मीटिंग्स होती थी ना, उसमें वो बड़ा टाइमली पहुंच जाता था और एकदम बिल्कुल पहुंचता भी था तो एकदम टिप टॉप हो करके भाई साहब एकदम डायरी वायरी ले करके पहुंचते थे, एकदम एक एक चीज नोट करते थे। तो इन लोग को हुआ शक, इन्हें लगा कि यार ये बंदा ऑफिस कॉलेज नहीं जाता, ये बंदा लेक्चर्स नहीं अटेंड करता, ये बंदा दिन में 9 बजे सो करके उठता है और मेड के साथ मूवी देखने जा रहा है। जब क्रांति वाली बातें होती है तो एकदम डायरी वायरी लेके पहुंच जाता है। तो ये क्या चक्कर है? एक दिन जब ये भाई साहब अपने मतलब मेड के साथ घूमने के लिए गए हुए थे बाहर, तो सावरकर और इनके दोस्त VVS अय्यर किरितकर के रूम में घुस गए और इसके पूरे सामान की तलाशी वलाशी ली इन्होंने। और वहां पर इन्हें पता चला कि एक सीरीज ऑफ लेटर ये लिख करके रखा है ये बंदा, जहां पे पूरा ये बता रहा है कि इंडिया हाउस की एक्टिविटीज के बारे में क्या प्लानिंग चल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपने ऑफिसर्स को। तो किरितकर जैसे ही वापस लौट के आता है तो ये लोग उसको कॉलर से पकड़ के दबोच लेते हैं और अय्यर इनके माथे पे गन रख देते हैं। तो वहाँ पे भाई साहब कन्फेस कर लेते हैं और फिर वो बोलता है कि भाई मेरे को जाने दो, मैं आगे से ये सब काम नहीं करूंगा। अगेन यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। उन्हें बोला कि भाई तू काम कर, पर तू अब डबल एजेंट बन जा। अब डबल एजेंट बन जा मतलब कि तुम ब्रिटिश को ऐसा दिखाओ कि तुम उनके लिए काम कर रहे हो, उनसे पैसा लो, पर उनको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ जो हम बताते हैं। ऐसा करीब 8 महीने तक चलता रहा और सोचिए उस 8 महीने के अंदर उन्होंने कितना मिसलीड किया होगा ब्रिटिश एजेंट्स को, राइट। हिस्ट्री बुक्स पढ़िएगा जो कि वामपंथियों ने लिखा है, वो हमेशा यही बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट, मिसगाइडेड यूथ, अकल नहीं था, इमोशंस में आके काम करते थे। तो इमोशंस में आके नहीं काम करते थे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत हाई था। और इसी की वजह से आप देख रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एजेंट वो ले आ रहे हैं और ब्रिटिश के ही आदमी का यूज करके ब्रिटिश को ही चकमा दे रहे हैं। अब इसके बाद इन्होंने सोचा यार कि हम लोग एक्टिवली क्यों ना यूज करें डबल एजेंट। लोगों को चुना, उनको ट्रेन किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ब्रिटिश के डिपार्टमेंट में प्लेस किया आफ्टर विनिंग ओवर देयर कॉन्फिडेंस। इसमें से एक थे जिनका नाम था खरे, ये शॉर्ट हैंड के एक्सपर्ट थे। उस समय दुराबजी टाटा जो थे, जो टाटा कंपनी के चेयरमैन थे, उनको एक शॉर्ट हैंड वाले की जरूरत थी अपने असिस्टेंट के रूप में। तो खरे वहां पे नौकरी में लग गए और टाटा जो थे वो ब्रिटिश के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन में काम करते थे। आपको पता ही होगा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश का जितना भी स्टील सप्लाई और आयरन ओर का सप्लाई हुआ था वो सब टाटा ही करवाते थे। तो टाटाज का काफी अच्छा कनेक्शन था ब्रिटिश के साथ और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के अंदर। जो होम डिपार्टमेंट था ब्रिटेन का इंडिया में, वहां पर भी टाटा के पैरवी के थ्रू खरे की जॉब लग गई। खरे वहाँ पे इंस्टॉल हुए और वहाँ पे जितने भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थे, जितना उनसे बन पड़ा, वो धीरे धीरे पास ऑन करने लगे रिवॉल्यूशनरीज को। एज अ रिजल्ट उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को इम्प्लिकेट होने से बचाया। पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया तो वो भाग जाते थे, अरेस्ट नहीं होते थे। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे या फिर ट्रेन्स था या फिर गुड्स था, आर्मरी था एक्सेट्रा, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन था वो भी पास ऑन कर दिया। रिवॉल्यूशनरी थे वो प्लान अटैक कर पाते थे इन सब जगहों पे और छापेमारी कर पाते थे। तो आप देखिए किस तरीके का शार्प
माइंडेडनेस था, किस तरीके का लॉन्ग टर्म प्लानिंग था, क्योंकि ब्रिटिश कुछ भी थे तो इतने बेवकूफ़ थोड़ी थे कि आप डबल एजेंट भेज रहे हो और वो उसको अपने पास रख लेंगे। यू हैव टू बी सो पॉलिश्ड, सो रिफाइंड, ताकि आप उनका कॉन्फिडेंस को जीत सको और फिर उस माहौल में उतने सीक्रेसी में रह करके आप और इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सको। तो ये सब जो बारीक कहानियां हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ना इस पर कभी ध्यान दिया या फिर यूँ बोलने की ना हमें पढ़ाया गया। पर आज इस सीरीज़ के थ्रू मेरा मकसद इतना ही है कि हम अपने सारे दर्शकों के पास ऐसे हिम्मत देने वाली, प्रेरणा देने वाली कहानियाँ पहुँचा सकें, ताकि उन्हें भी अपने हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी हो और कोई गलतफहमी ना हो कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। बहुत सारे खड़क, बहुत सारे ढाल, बहुत सारा खून बहा है, इसकी वजह से हमें अपनी आज़ादी मिली है। एंड वी ऑल मस्ट हैव अ ग्रैटिट्यूड, अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दीज ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।